ज़ॉम्बी से ट्रेन खिंचवाकर बचे हुए लोगों को लूटना और फिर उनकी आंखें निकालकर अपने पालतू जानवरों को खिला देना। आसपास के इलाके में इसी खूंखार उजाड़ गैंग का खौफ है। डैरिल बस वहां से गुजर रहा था कि उसकी बाइक छीन ली गई। अगर वो तेजी से भागा ना होता तो शायद वही उसका काम तमाम हो जाता, पर चारों तरफ रेगिस्तान था और वह कहीं जा नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वहां से कुछ लोकल लोगों की टीम गुजरी जिनके लीडर का नाम था मैटियो। उसने डैरिल को अपने साथ रखने का फैसला किया। नीचे जहां रोशनी जल रही थी वो उनका कैंप था। आधे घंटे बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही डैरिल थोड़ा सहम सा गया क्योंकि वहां हर कोई बहुत अजीब था। उनके जिस्म पर मांस के दाने उगे हुए थे। आखिर ये सब क्या था? कुछ लोगों का तो पूरा चेहरा ही उन दानों से भरा हुआ था। बस कुछ ही लोगों की थोड़ी बहुत साफ चमड़ी दिख रही थी। वे सभी इस नए अनजान शख्स को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और जिस कस्बे में वे रहते थे उसे खंडहर कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि रात में ठीक से दिख नहीं रहा। आप दिन के नजारे का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। अंदर की तरफ कुछ लोग आग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखें एकदम सुन्न थी। उन सब में अगर कोई नॉर्मल लग रही थी तो वो थी मैटियो की पोती। तभी एक औरत एक मटका उठाए हुए बाहर आई। डैरिल बहुत ही ज्यादा प्यासा था इसलिए वो जल्दी से पानी पीना चाहता था। मैटियो ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा कि वो इतनी जल्दबाजी ना करे। इसके बाद उस औरत ने एक चम्मच से पानी निकाला और एक कप में डाल दिया। तभी एक और औरत बाहर निकल कर आई। वो यहाँ इकलौती थी जिसके जिस्म पर वो दाने नहीं थे। उनके बीच क्या बात हो रही थी ये डैरिल को समझ नहीं आ रहा था। अमाया नाम की इस औरत ने सीधे किसी से कहकर पानी हटवा दिया। फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोली, ये पानी हम सबके जिंदा रहने का सहारा है। इतना कहकर वो मुड़कर चली गई। ऐसा लगा जैसे उसे समझ नहीं आया कि मैटियो किसी अजनबी को यहाँ क्यों ले आया। डैरिल को बात समझ आ गई और वो शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। तो यहाँ पानी की इतनी कमी थी। मैटियो चाहता था कि वो डैरिल को सारी बात बताए, लेकिन जुबान की दिक्कत की वजह से वो उसे सीधा पानी के टैंक के पास ले गया। डैरिल पास गया और टैंक को थपथपाया। फिर उसने सूखी जमीन को छुआ और उसे थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए उसने इशारों में पूछा कि क्या सूरज की वजह से यहाँ सूखा पड़ा है। तब डैरिल को समझ आया कि असल में उनके साथ लूटपाट हुई थी। अमाया ने भी बताया, उजाड़ गैंग के लोगों ने हमारा पानी लूट लिया और उसे ट्रेन में रख दिया है। ट्रेन का नाम सुनते ही डैरिल सब समझ गया। ये वही लोग थे जो दिन में उसका पीछा कर रहे थे, वही कमीने। अमाया उससे बात करने को तैयार थी, भले ही उसकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं थी। डैरिल को भी बहुत सी बातें पता चली, जैसे कि ये सब लोग असल में कुष्ठ रोग के मरीज हैं। इन्हें लिम्बो लोग भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जिंदा और मुर्दा के बीच फंसे हुए लोग। जब तक कोई उनके बहुत ज्यादा करीब न जाए ये बीमारी फैलती नहीं है। अमाया जो वहाँ इकलौती नॉर्मल इंसान थी, बड़ी मुश्किल से इन सबको जिंदा रखे हुए थी। और ये कस्बा इतना बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ था तब स्पेन में अलग अलग गुटों में लड़ाई छिड़ गई थी और उसी जंग की आग में सब कुछ तबाह हो गया। डैरिल ने भी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि वो तो बस बार्सिलोना जा रहा था। दोनों ने स्पेनिश में आपस में बात की और डेरियन से एक डील करने का फैसला किया। अगर वो उनका पानी वापस लाने में मदद करेगा तो बदले में वो उसे ये गाड़ी दे देंगे। हमारा पानी वापस लाओगे? 4-5 दिन हो गए, न पानी है न जिंदगी, कुछ भी नहीं है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उस रात डेरियन सो नहीं सका। सच तो ये था कि वो चाहता तो आधी रात को चुपचाप गाड़ी चुरा कर ले जा सकता था, चाबियों के बिना भी, लेकिन इन सीधे साधे बेचारे लोगों को देखकर वो ऐसा नहीं कर पाया। माटियो की पोती भी पास में ही छिपकर उसे देख रही थी और उसकी आंखों में उम्मीद की एक लौ जल रही थी। फ्रांस से निकलने के बाद उसने सबसे बड़ी बात यही सीखी थी कि अब वो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। अजनबियों से कोई वास्ता नहीं होगा तो उनसे बिछड़ने का दर्द भी नहीं होगा, लेकिन इंसान अंदर से हमेशा एक कश्मकश में रहता है। शायद जितनी ज्यादा ताकत उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। इसीलिए अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग उसी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अमाया की बात सुनकर उन लोगों की आंखों में एक चमक आ गई। कम से कम एक उम्मीद तो जगी थी। इसके बाद डेरियन ने उन्हें बताया, मेरे पास सिर्फ 4 गोलियां हैं और वो लुटेरे गिनती में कहीं ज्यादा है। भाषा की दिक्कत तो थी, लेकिन उसने आसान शब्दों में सबको एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार करने की कोशिश की, वरना जीतने का कोई चांस नहीं था। डेरियन ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए वो जानता था कि अपने आसपास के माहौल का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद लोगों ने उसके कहने पर जमीन में गाड़ने वाली कीले, खंजर और भाले बनाने शुरू कर दिए। रस्सियों का जुगाड़ भी किया गया। 2 घंटों में सारा सामान लगभग तैयार हो चुका था और डेरियन भी बुरी तरह थक गया था। माटियो ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो चुपके से उससे पूछा कि क्या उसे पानी चाहिए। वो उसे सबसे छिपाकर थोड़ा पानी देना चाहता था। आखिर वो उन सब के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, लेकिन उसकी पोती ने पहले ही अपनी पानी की बोतल उतारकर डेरियन को दे दी। ये देखकर उसका दिल भर आया। उसे जुडिथ की याद आ गई, वो छोटी सी बच्ची। उसकी पानी की बोतल पर भी एक प्यारा सा हिप्पो बना हुआ था। उसने एक पल सोचा, फिर मना नहीं किया क्योंकि उसके शरीर को वाकई पानी की जरूरत थी और वो उस छोटी बच्ची को निराश भी नहीं करना चाहता था। वो उनका पानी वापस जरूर लाएगा। सारी तैयारी होने के बाद डेरियन निकलने ही वाला था, पर अमाया को अब भी उस पर शक था। उसने कहा, भगवान तुम्हारे साथ हो, क्या तुम हमें पानी दिलाने नहीं ले जा रहे? मुझे लगता है तुम हमें मरने के लिए छोड़ दोगे। डेरियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वादा किया था और वो उसे तोड़ने वाला नहीं था। वो गाड़ी को रेगिस्तान के बीचों बीच ले गया क्योंकि पानी वापस छीनने के लिए पहले उन लुटेरों के कुछ आदमियों को ठिकाने लगाना जरूरी था। डेरियन जानता था कि वो बदमाश सिर्फ लूटना और शोषण करना जानते हैं, इसलिए रेगिस्तान में अकेली गाड़ी चलाना किसी आसान शिकार को दावत देने जैसा था। और हुआ भी वही। कुछ ही देर में मोटरसाइकिलों के गर्जने की आवाज आने लगी। इस बार कई लोग थे। वो फौरन गाड़ी स्टार्ट करके वापस भागने लगा। उधर कस्बे के बाहर माटेओ और अमाया बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। कहीं वो सच में उन्हें छोड़कर भाग तो नहीं गया? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।